हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल इग्नू वाले पर। आज हम पढ़ेंगे BECC 106 हिंदी मीडियम की आपकी ये क्लास रहेगी। ठीक है जी, कौन से कॉन्सेप्ट्स हम पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में, सबसे पहले वो जान लेते हैं, देन हम क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा विनिमय दर। अतिलंघन के पीछे कारण क्या है उसके, विभिन्न प्रकार के वित्तीय व्युत्पाद पढ़ेंगे यानी कि फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स के बारे में जानेंगे। उसके बाद आपका यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन रहेगा समष्टि अर्थशास्त्र में विवेकशील प्रत्याशाओं की अवधारणा, उनकी मान्यताएं और उनके निहितार्थ के बारे में जानेंगे। ठीक है, और जो ये हमारा ये है प्रत्याशाएं, ठीक है, विवेकशील प्रत्याशाएं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इस पर स्टार लगा लो आप, ये कहीं ये रिपीट होता ही होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आ जाता है हमारा राजकोषीय नीति के प्रभाव। ठीक है, किस पर, उत्पादन पर और कीमतों पर। ये वो वाले आपके टॉपिक्स हैं, वो वाले कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि एग्जाम्स में रिपीट होते हैं। ठीक है जी, तो वही आज की क्लास में हम करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। ओके, पहला है हमारा इसमें विनिमय दर। विनिमय दर क्या होता है? ओवर शूटिंग, ये आप यहाँ पर कह सकते हो एक्सचेंज रेट ओवर शूटिंग एक मॉडल भी है। ठीक है जी, ये तब होता है जब अल्पकाल में, अल्पकाल क्या होता है हमारा शॉर्ट टर्म, शॉर्ट रन में जब जो हमारी मनी होती है, जो मुद्रा होती है, उसकी विनिमय दर में या हम कह सकते हैं संतुलन स्तर या तो अधिक हो जाता है या फिर कम हो जाता है। यानी कि हमारा पूरा कह सकते हैं जो मनी होती है, मनी की जो एक्सचेंज रेट होती है, मनी की एक्सचेंज रेट में जो संतुलन होता है वो ऊपर नीचे हो जाना, या तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा या तो बहुत कम हो जाता है। ठीक है, फिर धीरे धीरे हम कह सकते हैं समय लगता है, यानी कि दीर्घकालिक, यानी कि ये लॉन्ग टर्म तक जाता है, लॉन्ग रन में जाता है, तब जा करके ये कहीं ना कहीं इक्विलिब्रियम में आता है। और ये इसके रीज़न क्या है, हमने पढ़ा अभी कि संतुलन की ओर बढ़ेगा, लेकिन कब बढ़ता है? लॉन्ग रन में बढ़ता है, लेकिन शॉर्ट रन में ये बहुत ज़्यादा या फिर बहुत कम क्यों हो जाता है, उसके कुछ रीजन है, वो पढ़ लेते हैं। पहला है मुद्रास्फीति की अपेक्षाएं, इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस। हमें यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस होने लगती है पास्ट को देख करके, अब हमारे जो हिस्ट्री एक्सपीरियंस है, जो पास्ट के एक्सपीरियंस है, उनको देख करके हम एक्सपेक्ट करने लगते हैं कि इन फ्यूचर क्या होगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगी। जैसे कि 2024 में हम कह सकते हैं 2024 के अकॉर्डिंग अगर एक्सपेक्ट करें लोग तो कहिए कि 2025 में इन्फ्लेशन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर क्या हो जाएगा, मांग घटनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि हमें पता है कि देश में मुद्रास्फीति बढ़ने वाली है, आशंका है, तो मांग क्या हो जाएगी, जो डिमांड होगी वो कम होगी, और जब डिमांड कम होगी तो विनिमय दर तेजी से गिरने लगेगा। ठीक है, मुद्रा नीति में परिवर्तन, मॉनेटरी पॉलिसी में अगर कोई चेंज आता है, यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कौन हम कह सकते हैं किसके कंट्रोल में रहती है? केंद्रीय बैंक। किसी भी इकोनॉमी का जो भी केंद्रीय बैंक होगा वो मॉनेटरी पॉलिसी कंट्रोल करके रखता है, या फिर अगर मॉनेटरी पॉलिसी में कोई चेंज लाने हैं तो भी कौन करता है? सेंट्रल बैंक करता है, केंद्रीय बैंक करता है। ठीक है, तो केंद्रीय बैंक अगर ब्याज दर में कोई भी चेंज लेकर के आता है तो यहाँ पर क्या होगा, मॉनेटरी पॉलिसी में चेंज होगा। मॉनेटरी पॉलिसी में चेंज होगा तो मुद्रा का जो मूल्य होगा वो ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, एक दूसरा कारण तो ये हो गया। उसके बाद है हमारा तीसरा यहाँ पर पूंजी प्रवाह, कैपिटल फ्लो। ये क्या होता है? विदेशी निवेशक अल्पकाल में अधिक, यानी कि हम विदेशी निवेशक यानी कि जो हमारे फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं, ठीक है, वो शॉर्ट टर्म में बहुत ज़्यादा लाभ कमाने के लिए मुद्रा बाजार में हम कह सकते हैं तेज़ी से निवेश करना शुरू कर देते हैं। जब तेज़ी से निवेश शुरू हो जाएगा तो जो हमारा विनिमय दर होता है वो कैसा हो जाता है? अनस्टेबल हो जाता है, अस्थिर हो जाता है। ये भी कारण है कि विनिमय दर में अतिलंघन होता है। ठीक है, ओवर शूटिंग हो जाती है। फिर क्या है, बाजार में अगर यहाँ पर हम कह सकते हैं सट्टेबाजी, जैसे कि विदेशी मुद्रा बाजार में व्यापार करने वाले निवेशक भविष्य की नीतियों और घटनाओं के आधार पर मुद्रा खरीदते या बेचते हैं, यानी कि उतार चढ़ाव आएंगे, सट्टेबाजी लगेगी कि इन फ्यूचर क्या होने वाला है, प्राइस घटेगा या फिर प्राइस कम होगा, ऐसा मान के चल सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि
बढ़ने पर घटने पर ये चीज़ें खरीदे और बेची जाती हैं। मैं अगर आपसे कहूँ कि मेरे पास क्या है, मैं हूँ एक निवेशक, मैं हूँ मार्केट में, ठीक है। अब नीतियों और घटनाओं के जरिए मैं कह रही हूँ कि इन फ्यूचर प्राइस बढ़ेगा, ठीक है, आपको ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा इन फ्यूचर। तो जो भी व्यक्ति होगा जिसको मैं इन्फ्लुएंस कर रही हूँ वो लालच में आ जाएगा, मुझे तो बेचना है, मैं बेच दूंगी, तो मैं बेच रही हूँ और कोई व्यक्ति खरीद रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, विनिमय दर में उतार चढ़ाव आएंगे ही आएंगे, ठीक है। फिर क्या है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में असंतुलन, अगर हमने ट्रेड इम्बैलेंस देखा तो इस वजह से भी विनिमय दर में क्या आ सकती है, भारी गिरावट आ सकती है। फिर है हमारा राजनीतिक और आर्थिक अस्थिरता, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी। ये क्या है, किसी देश में राजनीतिक संकट या आर्थिक मंदी आने से विदेशी निवेश अपनी पूंजी निकाल लेते हैं। जाहिर सी बात है, कोई भी देश है, कोई भी स्थिति है, आर्थिक स्थिति किसी भी देश की, ठीक है, अर्थव्यवस्था में अगर मान लो कि वो रिसेशन में जा रही, बहुत ज़्यादा मंदी में जा रही है, तो जितने भी निवेशक होंगे वो क्या करेंगे, अपना जो भी निवेश उन्होंने लगाया होगा वो निकाल लेंगे, वहाँ से निकास कर लेंगे, नहीं निकास नहीं कर लेंगे, जितनी भी पूंजी उन्होंने लगाई है वो निकाल लेंगे, ठीक है। क्योंकि कोई भी अगर इन्वेस्टर, अगर एज अ इन्वेस्टर आप भी सोचें तो आप उसी देश में अपना पैसा लगाने वाले जहाँ पर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा मिले, जहाँ से आपको रिटर्न ज़्यादा मिले, उस देश में तो नहीं लगाएंगे जहाँ पर आपको कुछ ना मिले, ठीक है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर क्या आएगी, राजनीतिक, कोई भी राजनीतिक कारण हो सकता है जिस कारण ऐसा हो सकता है, या फिर यहाँ पर हम कह सकते हैं अर्थव्यवस्था में आर्थिक अस्थिरता या फिर अनस्टेबिलिटी के कारण भी ऐसा हो सकता है, जिसकी वजह से मुद्रा का मूल्य, जो किसी भी देश की मुद्रा होगी उसका मूल्य गिर सकता है। फिर बात कर लेते हैं यहाँ पे सरकारी हस्तक्षेप, गवर्नमेंट इंटरवेंशन। कई बार जो सरकारें होती हैं वो विदेशी मुद्रा भंडार में उसका उपयोग करती हैं, तो सरकार का हस्तक्षेप हो जाएगा, तो विनिमय दर को क्या हो सकता है, स्थिर करने का प्रयास करी, उपयोग कर रही हैं और विनिमय दर को क्या कर रही है, स्थिर करना चाह रही हैं, जिससे कि अल्पकाल में, अब जो सरकार कर सकती हैं वो करेंगी लॉन्ग रन में, लॉन्ग रन तक होगा, ठीक है, लेकिन फिर से वही चीज शॉर्ट रन में तो वो कैसा हो जाएगा, अनस्टेबल ही रहेगा, ठीक है। तो ये कुछ कारण है जिस वजह से हम कह सकते हैं एक्सचेंज रेट में ओवर शूटिंग होती है। अब यहां पर हम पढ़ लेते हैं फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स। ये क्या होते हैं, हम इन्हें कह सकते हैं ये वित्तीय साधन होते हैं, जैसे कि शेयर मार्केट आपने सुना है, बॉन्ड हो गया, मुद्रा हो गई, ब्याज दर हो गया, या फिर वस्तुओं पर आधारित होते हैं। ये जोखिम प्रबंधन, सट्टा और बाजार में तरलता बनाए रखने के लिए उपयोग किए जाते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर कह सकते हैं ये हमारे फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स, शेयर सब खरीदते हैं, बॉन्ड्स हो मोस्टली होते हैं, मनी सबके पास है, हम कह सकते हैं ब्याज दर, इंटरेस्ट रेट होती है। अब ये क्यों यूज़ किया जा रहा है कि मार्केट में क्या रहे, एक लिक्विडिटी बने रहे, इसलिए हम यूज़ करते हैं अपने वित्तीय व्युत्पाद को, ठीक है। ये कौन से प्रकार के हो सकते हैं, पढ़ते हैं। पहला है हमारा वायदा अनुबंध, यानी कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, इन फ्यूचर, तारीख जो है इन फ्यूचर की, लाइक एक एग्जांपल के थ्रू यहाँ पर हम ले लेते हैं, चेक लिखा आपने, ठीक है, लेकिन आपने डेट डाल दी फ्यूचर की कि आपके बैंक में जो पैसे आएंगे इस तारीख को आएंगे, तो आपने इस तारीख का चेक लिख करके किसी व्यक्ति को दे दिया, तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ये यही होता है हमारा क्या, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, इन फ्यूचर जो भी होने वाला है, ठीक है। फिर क्या है हमारा यहाँ पर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। ये क्या होता है हमारा, इसे पढ़ लेते हैं। ये अनुबंध धारक को एक निश्चित समय में एक निश्चित मूल्य पर संपत्ति खरीदने या फिर बेचने का ऑप्शन देता है। यही समय है आपके पास, ऑप्शन है आपके पास, खरीद लो या फिर बेच लो, निश्चित समय है, निश्चित जो भी प्राइस होगा वो है, उस पर खरीद लो, ठीक है। लेकिन ये है, हम यहाँ पर बाध्य नहीं कर सकता, मैं आपको प्रेशराइज नहीं कर सकती, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन दे रही हूँ कि आपके पास दो चीज़ें हैं और इन दोनों चीज़ों का समय सिर्फ ये है, या तो इसको इस समय में खरीद लो या फिर इस वाली को इस समय में खरीद लो। मैं आपको प्रेशर नहीं कर रही हूँ, सिर्फ बता रही हूँ कि मेरे पास ये वाले ऑप्शंस हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर है हमारा स्वैप अनुबंध। ये क्या होता है, यह दो पक्षों के बीच का एक समझौता है, एक कॉन्ट्रैक्ट है, जिसमें क्या होगा, भविष्य में नकदी कैश फ्लो या ब्याज दरों का आदान प्रदान किया जाएगा, इन फ्यूचर होगा। लेकिन स्वैप एक समझौता मान के चलो, वही एक कॉन्ट्रैक्ट है, जैसे कि हमारा ब्याज दर हो गया या फिर करेंसी स्वैप हो गया, ठीक है। फिर है हमारा यहाँ पर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, जिसे हम कहते हैं परेशान अनुबंध।
ये क्या है, यह वायदा अनुबंध के समान ही होता है, यानी कि ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के जैसा ही होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, मानकीकृत नहीं होगा और आमतौर पर निजी समझौते के रूप में किया जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं ये एक जो हमारा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये कैसा समझौता होता है, निजी समझौता होता है। जैसे कि एग्जांपल है, दो कंपनियों के बीच किसी विदेशी मुद्रा के विनिमय की भविष्य की योजना। दो कंपनी है, दो कंपनियों के बीच की बात चल रही है, लेकिन बात किसके बारे में चल रही है, कोई भी फॉरेन कंट्री है उसकी मनी के बारे में, उसके एक्सचेंज रेट के बारे में इन फ्यूचर कि क्या होगा उसकी प्लानिंग की जा रही है। ठीक है, ये होते हैं हमारे क्या, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। ओके, अब इसके लाभ क्या है, हमें भाई रिस्क तो लेना पड़ता है, ठीक है, जाहिर सी बात है रिस्क तो, क्योंकि उतार चढ़ाव मार्केट में आते रहते हैं तो रिस्क तो बनता है। तरलता बढ़ाते हैं, एक लिक्विडिटी आ जाती है जिसकी वजह से क्या होता है, व्यापार करना, बिजनेस करना मार्केट में ईजी हो जाता है, मुनाफा कमाने का अवसर देते हैं। जितना आप सट्टा लगाएंगे मे भी हो सकता है कि आप इन फ्यूचर बहुत ज़्यादा अर्न कर पे रिटर्न आपको मिले। अब इसके कुछ जोखिम भी हैं, बाजार जोखिम है, लेन देन जोखिम है और नियामक जोखिम है। ये क्या है, बाजार जोखिम, कीमतों में अचानक अगर बदलाव आ गए तो जाहिर सी बात है जहां आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हम कमाएंगे, वहां पर ऐसा भी हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाए, मार्केट गिर जाए तो नुकसान हो सकता है। फिर है लेन देन जोखिम, ये क्या है, अनुबंधों को पूरा करने में शामिल पक्षों की क्रेडिट योग्यता महत्वपूर्ण है। मान लो दो पक्ष थे जिसमें से एक तो अपनी सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम कह सकते हैं निभा रहा है, लेकिन एक ने क्या किया, जिसकी उसकी जो क्रेडिट योग्यताएं थी उससे वो पीछे हट गया, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, लेन देन में जोखिम हो सकता है। फिर है हमारा यहाँ पर नियामक जोखिम, ये क्या है, सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध और नियम व्युत्पाद बाजार को प्रभावित करते हैं। हाँ, जो सरकार अपने हम कह सकते हैं बैरियर लगाती है, जो उसके रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, ठीक है, उसकी वजह से इस मार्केट में कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, ये कुछ लाभ और ये हो गए हमारे उसके जोखिम। अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है क्या, प्रत्याशाओं की अवधारणा और मान्यताएं और उसके निहितार्थ। ठीक है, विवेकशील, जिसमें कि हम बात कर रहे हैं रैशनल एक्सपेक्टेशंस के बारे में। विवेकशील का मतलब यहाँ पर हम कह सकते हैं समझदार, कि हम अब जो भी एक्सपेक्ट करेंगे वो कैसा करेंगे, समझदारी के साथ करेंगे। सबसे पहले जो ये हमारी क्या है, विवेकशील प्रत्याशाएं हैं, एक सिद्धांत है समष्टि अर्थशास्त्र का, महत्वपूर्ण है, जिसमें कि हम कह सकते हैं सबसे पहले तो ये किसने विकसित किया, जॉन मुथ और यहाँ पर रॉबर्ट ल्यूकस ने इसे विकसित किया था। ठीक है, यह सिद्धांत कहता है कि लोग भविष्य की आर्थिक नीतियों और घटनाओं का पूर्वानुमान लगा लेते हैं, पहले से ही हम क्या कर लेते हैं, एक्सपेक्ट करके रख लेते हैं। यही होती हैं हमारी क्या, विवेकशील प्रत्याशाएं। वही फिर से एग्जाम्पल मैं लूंगी जो भी हमने पढ़ा, ठीक है, कि क्या 2024 में इन्फ्लेशन थी, तो हम यहाँ पर लोग सभी एक्सपेक्ट करके चलेंगे कि इन फ्यूचर 2025 में इन्फ्लेशन रहेगी, या फिर हम 2025 में हैं और हम मान के चले कि 2025 में क्या है, बेरोजगारी ना के बराबर है। ठीक है, तो 2026 में भी क्या होगा, हम एक्सपेक्ट करके चलेंगे, क्योंकि 2000 क्या कर रहे हैं, फ्यूचर के बारे में चल रहे हैं ना, तो 2026 में भी बेरोजगारी नहीं रहेगी। ठीक है, हमने पहले से ही मान लिया है। ठीक है जी, इसका अर्थ है कि आर्थिक एजेंट, उपभोक्ता, फर्म और निवेशक अपने पूर्व अनुभव, उपलब्ध जानकारी और सरकारी नीतियों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर ले लें उपभोक्ता, प्याज के दाम 2025 में बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है 2026 में बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, उपभोक्ता ने लगा लिया। फर्म, यहाँ पर कहा गया कि सरकार बहुत ज़्यादा टैक्स लगाएगी, जीएसटी बहुत ज़्यादा कट करेगी, तो 2000 अभी कर रही है तो 2026 में भी करेगी। ठीक है, पूर्व अनुभव है उनके, पहले के अनुभव है, यानी कि पास्ट एक्सपीरियंस है उनके। ठीक है, जो भी उनके पास जानकारी है वो, और साथ में सरकार जो नीतियाँ चेंज करती है उसके अकॉर्डिंग निर्णय लेते हैं। ठीक है जी, यही होती है हमारी क्या, विवेकशील प्रत्याशाएं। सब कुछ सोच समझ के, जितने भी फैक्टर्स हैं उन सभी को हम कह सकते हैं, उन सभी की एक डेटा कलेक्ट करते हैं। डेटा कलेक्ट करने के बाद कहीं ना कहीं ये जो हमारे उपभोक्ता होते हैं, उत्पादक होते हैं, फर्म होती है, ये तब जा कर के निर्णय लेते हैं, ना ही सिर्फ
कुछ ही प्रवृत्तियों पर, प्रवृत्तियों मतलब सिर्फ और सिर्फ पास्ट एक्सपीरियंस है, हमने पास्ट एक्सपीरियंस को लेकर के ही कह सकते हैं निर्णय ले लिया, नहीं। जितने फैक्टर्स हैं, जितनी उनके पास नॉलेज है, सरकार की जितनी नीतियां हैं, जितना उनका पास्ट एक्सपीरियंस है, सभी फैक्टर्स को मिला करके एक निर्णय तब लेते हैं, वही कहलाती है हमारी विवेकशील प्रत्याशाएं। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर उसकी मान्यताएं क्या हैं, हमें क्या क्या चाहिए, फुल इन्फॉर्मेशन चाहिए, जाहिर सी बात है। उसके बाद यथार्थवादी निर्णय, ठीक है। उसके बाद सरकारी नीतियों का प्रभाव पड़ेगा। फिर यहाँ पर कुछ गलतियां भी हो सकती हैं, जैसे कि पूरी जानकारी उपलब्ध होनी जरूरी है, किससे रिलेटेड, अर्थव्यवस्था से रिलेटेड और सरकार की नीतियों से रिलेटेड पूर्ण जानकारी होनी आवश्यक है। फिर है हमारा यहाँ पर सेकंड पॉइंट, यथार्थवादी निर्णय, यानी कि लोग पूर्वानुमान करने में अतीत के अनुभवों और अपने सभी तर्क उपयोग करते हैं। ठीक है, यानी कि वही सेम चीज कोई कहेगा, हम कह सकते हैं जैसे अभी इलेक्शन आए तो इलेक्शन में लोगों ने क्या किया, पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से बता दिया कि कौन जीतेगा, बीजेपी जीतेगी, लेकिन कुछ अपने तर्क दे रहे हैं कि बीजेपी ने कुछ काम नहीं किया। लोग ऐसे कहते हैं कि बीजेपी ने बहुत अच्छा काम किया तो बीजेपी जीतनी चाहिए, या फिर बीजेपी ने कुछ नहीं किया है तो बीजेपी नहीं आनी चाहिए, आप आनी चाहिए या कांग्रेस आनी चाहिए। तो क्या है, लोग अपने तर्क दे रहे हैं और अपने पूर्वानुमान लगा रहे हैं, जो उनके साथ पहले हुआ है, जो उनके पास पास्ट एक्सपीरियंस है, उसके साथ कह सकते हैं कि हम वो पूर्वानुमान लगा रहे हैं। ठीक है, डिसीजन ले रहे हैं। फिर है यहाँ पे सरकारी नीतियों का प्रभाव सीमित, जो भी पॉलिसी बनाएगी सरकार, उनका प्रभाव कैसा पड़ेगा, सीमित होगा, लिमिटेड होगा। ठीक है, फिर है प्रत्याशाओं में गलतियां, लोग कभी कभी गलतियां कर सकते हैं, जाहिर सी बात है, लेकिन ये जो त्रुटियां होती हैं, ये जो गलतियां होती हैं, ये सिस्टमैटिक नहीं होती हैं। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि इसका कोई इतना इफेक्ट नहीं पड़ता है उपभोक्ता पे, फर्म पर, उत्पादन पर। ठीक है, ये थी हमारी मान्यताएं किसकी, विवेकशील प्रत्याशाओं की। फिर यहाँ पढ़ लेते हैं उसके निहितार्थ, ये क्या है हमारे, सरकारी नीतियों की सीमित प्रभावशीलता। हाँ, ये अभी हमने पढ़ा, जो सरकार नीतियां बनाती है उनकी जो इफेक्टिवनेस होती है वो कैसी होती है, सीमित होती है। फिर है मुद्रास्फीति और बेरोजगारी भी है, बाजार दक्षता भी है, और निजी क्षेत्र की भूमिका बढ़ना, ये भी क्या है। पहला पढ़ लेते हैं यहाँ पर, यदि सरकार मांग को बढ़ाने के लिए मौद्रिक या फिर वित्तीय नीति अपनाती है, मांग बढ़ाना चाहती है सरकार, तो वो क्या करेगी, प्राइस वित्तीय नीति अपनाएगी। ठीक है, तो लोग क्या अपेक्षा कर लेंगे, क्या कर लेंगे कि नीतियां कैसी होने वाली हैं, अप्रभावी होगी। लोगों ने यहाँ पर पहले ही अपेक्षा कर लिया है। फिर उसके बाद मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति क्या है, मुद्रास्फीति अब जहां से याद रखना, जब हमारी इन्फ्लेशन और बेरोजगारी आ जाए, जब भी कभी हमारा इन्फ्लेशन और बेरोजगारी जब एक साथ आ जाए तो फ्लिप कर्व बनता है, और फ्लिप कर्व के अनुसार, जिसे हम फिलिप्स वक्र कहते हैं, उसके अनुसार जब मुद्रास्फीति बढ़ती है तो बेरोजगारी घटनी शुरू हो जाती है। ठीक है, अब लोग क्या करेंगे, प्रत्याशाओं के अनुसार पहले से ही उच्च मुद्रास्फीति की अपेक्षा कर लेंगे, और जब यहाँ पर कह लेंगे कि हम मुद्रास्फीति बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है बेरोजगारी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये लोगों की प्रत्याशाएं हैं। ठीक है जी, फिर है हमारी बाजार दक्षता। वित्तीय बाजारों में यदि निवेशकों की पूरी जानकारी उपलब्ध हो और वे तर्क संगत रूप से निर्णय लें, तो कोई भी निवेशक बाजार से लगातार अधिक लाभ नहीं कमा सकता है। यह है हमारी क्या, मार्केट एफिशिएंसी। अगर निवेशक को बहुत ज़्यादा जानकारी होगी तो वो अपना तर्क लगाएगा। ठीक है, तर्क लगाएगा तो निर्णय लेगा, निर्णय लेने के बाद निवेश करेगा, और तब जाकर के हम कह सकते हैं कि लगातार वो बहुत ज़्यादा लाभ नहीं कमा सकता है। फिर अब यहाँ पर है हमारा निजी क्षेत्र की भूमिका का बढ़ना। ये क्या है, सरकार की नीतियाँ अपेक्षित होती हैं और उनका प्रभाव कैसा होगा, कम होता है, जिससे कि आर्थिक स्थिरता के लिए हमें निजी क्षेत्र की भूमिका का होना जरूरी है, यानी कि प्राइवेट सेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, तो प्राइवेट सेक्टर्स की तरफ हम कह सकते हैं कि बढ़ जाएंगे। ये कुछ क्या है, हमारे विवेकशील प्रत्याशाओं के निहितार्थ हैं। ठीक है, ये कुछ लिमिटेशंस हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं।
अब यहाँ पर बात कर लेते हैं हम एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी की भी, और ये भी हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये क्वेश्चन करते हैं एंड देन हम क्लास को ओवर करेंगे, ठीक है। चलो, पहला है हमारा विस्तारित राजकोषीय नीति। यह वह नीति होती है जिसके तहत सबसे पहले तो फिस्कल पॉलिसी है तो किसके हाथ में रहेगी, सरकार के हाथ में रहेगी, ठीक है। सरकार राजस्व व्यय को बढ़ा देती है, और जब सरकार राजस्व व्यय को बढ़ा देगी तो टैक्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर मान लो सरकार ने क्या किया, एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया, टैक्स कम कर दिया, टैक्स कम हो गया तो डिमांड क्या होगी, ज़्यादा होगी, और जब डिमांड ज़्यादा होगी तो ये कहीं ना कहीं प्रोत्साहित करेगा किसको, आर्थिक, पूरी की पूरी हम कह सकते हैं इकोनॉमिक को, ठीक है, पूरी की पूरी आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहित करता है। अब उत्पादन और कीमतों के प्रभाव क्या है, पहला पढ़ लेते हैं हम इम्पैक्ट प्रोडक्शन का। कुल मांग में वृद्धि होती है, ठीक है, सरकार ज्यादा व्यय करेगी, ज्यादा खर्चा करेगी तो लोगों की आय बढ़ जाएगी, जब लोगों की आय बढ़ जाएगी तो लोग डिमांड ज्यादा करेंगे, डिमांड ज्यादा करेंगे तो सेम वही चीज है, उत्पादन में प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। फिर है नौकरियों में वृद्धि, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी तो अब फर्म क्या कह रही है, फर्म कह रही है कि उनके पास अब लोग नहीं है काम करने के लिए, कहाँ से करें प्रोडक्टिविटी, तो वो नौकरियां देगी जितनी भी फर्म होंगी, यानी कि हम कह सकते हैं कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। यही है हमारा नौकरियों में वृद्धि, और कहीं ना कहीं फिर जा करके ये पूरा का पूरा सर्कल चलता रहता है और बुनियादी ढांचे का विकास होता है, ठीक है जी। ये होते हैं उत्पादन और कीमतों पर प्रभाव, ठीक है। पहला हमने कौन सा पढ़ा, उत्पादन पर प्रभाव। आगे बढ़ते हैं, फिर कीमतों पे प्रभाव क्या है, इन्फ्लेशन, ब्याज दर और लंबी अवधि में घाटा। इन्फ्लेशन, जब सरकार बहुत ज्यादा व्यय कर देती है ना, तो हम कह सकते हैं जो मनी होती है, जो मनी की मार्केट है, वहां पर सप्लाई बहुत ज्यादा हो जाती है, किसकी, मनी की। जब मनी बहुत ज्यादा हो जाएगी तो यहाँ पर हो सकता है क्या, मांग पक्षीय मुद्रास्फीति, यानी कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन बढ़ सकती है। फिर है हमारा ब्याज दरों पर प्रभाव। ये क्या है, सरकारी उधारी बढ़ने से ब्याज दरें बढ़ जाएंगी, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा, जिससे कि क्या होगा, जितने भी हमारे प्राइवेट सेक्टर्स होंगे उन पर इफेक्ट डलेगा, तो वहां पर हम कह सकते हैं कि क्राउड होगी, इफेक्ट ज्यादा होगा। फिर है लंबी अवधि में घाटा, बहुत लॉन्ग समय तक हम कह सकते हैं राजकोषीय नीति में लॉन्ग समय तक एक सरकार के पास ऋण रह सकता है, सरकार घाटे में चल सकती है। ये होते हैं हमारे कीमतों पर प्रभाव, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर है इसके लाभ और चुनौतियां। लाभ में क्या है, जो हमारी ये राजकोषीय नीति होती है, विस्तारित राजकोषीय नीति, ये रिसेशन से हम कह सकते हैं उबरने में हेल्प करेगी। उत्पादन और रोजगार में वृद्धि होती है, ये अभी हमने पढ़ा, और गरीबी और असमानता अपने आप ही कम हो जानी है। जाहिर सी बात है, जब रिसेशन नहीं रहेगा, लोगों को रोजगार और प्रोडक्टिविटी देश में होगी तो लोग गरीब और लोगों के बीच में असमानता नहीं रहेगी। ये तो हमारे होते हैं लाभ। चुनौतियां पढ़ लेते हैं, वही जो भी हमने पढ़ा, दीर्घकालिक मुद्रास्फीति, लॉन्ग टर्म तक इन्फ्लेशन रह सकता है, बजट घाटा बहुत ज्यादा हो जाएगा, सरकार के ऊपर उधारी बहुत ज्यादा हो जाएगी। फिर क्या है, सरकार के ऊपर जब ऋण ज्यादा हो जाता है, बहुत ज्यादा उधार हो जाता है, तो हम कह सकते हैं कि देश भर में जो इंटरेस्ट रेट होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है जी। तो यही थे हमारे टॉपिक्स आज की क्लास के। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू, बाय बाय।